हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेजर द गुड टाइम। डिस्कस कर रहे हैं हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस नवोदय विद्यालय समिति के। फिलहाल हम पीजीटी कर रहे हैं। इसके पहले हमने टीजीटी कर लिया है 2019 वाला। 2019 का जो पीजीटी हम कर रहे हैं उसकी भी एक क्लास हो गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज डू वॉच इट। आप क्लास को स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जो लोग नए आए हो चैनल पे उनको अपडेट्स नहीं मिल पाएंगे कि नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है और क्या आने वाली है। ठीक है, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड you can also like it if you like it. So let's begin the class. So let's have some good time at leisure with me. तो ये जो एग्जाम है वो हुआ था 17 सितंबर 2009 19 को। जो टाइमिंग थी वो दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक की थी और एग्जाम जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हुआ था। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था ये। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। So the very first question goes as dash is an important aspect in children. Fine. So the options are the creativity or creativity and creativities. So क्या होना चाहिए? Dash is an important aspect in children. बच्चों में ये एक important aspect है। द का मतलब क्या होता है? द हमने डिस्कस किया था। Let me change the ink first. द का डिस्कस किया था। कब होता है इसका यूज? जब कुछ स्पेशल होता है, कुछ खास होता है, किसी स्पेशल खास चीज की बात करेंगे तो द का यूज करेंगे। तो वो वाली क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन में, ऐसा होना चाहिए क्या? या फिर एक या फिर कोई, और का मतलब या तो वन या फिर एनी। स्टूडेंट में एक या कोई क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या फिर बहुत सारी क्रिएटिविटीज होनी चाहिए, ऐसा होगा? क्या होगा? या फिर सिर्फ क्रिएटिविटी? सो क्रिएटिविटी का कोई प्लूरल नहीं होता और किसी खास क्रिएटिविटी की तो बात हो नहीं रही है। ठीक है, तो द क्रिएटिविटी तो सबसे पहले चला जाएगा एंड क्रिएटिविटीज जैसा भी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। क्रिएटिविटी इज ऑलवेज इन अ सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो बच्चों में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जनरल सेंस में होना चाहिए कि जो क्रिएटिविटी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों का, तो वो उनमें होना चाहिए। ठीक है, या होता है, जिस सेंस में भी बोला गया हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द थर्ड ऑप्शन, दैट इज क्रिएटिविटी। काफी आसान क्वेश्चन था, पीजीटी लेवल के लिए तो बहुत ही आसान है। आई गेस ये तो आप सभी कर लोगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is from literature. Who among the following poets served as an apprentice to a surgeon at Edmonton, North London, before he began his poetic career? क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन? बिफोर ही बिगैन हिज पोएटिक करियर, मतलब पोएट बनने के पहले वो क्या था? एन अप्रेंटिस टू अ सर्जन। एक सर्जन का क्या था? वो अप्रेंटिस था। अप्रेंटिस क्या होता है? व्हाट इज एन अप्रेंटिस? अप्रेंटिस का मतलब ट्रेनी। ट्रेनी मतलब जो ट्रेनिंग को रिसीव करता है, लेता है, जिससे दी जाती है ट्रेनिंग, वो होता है ट्रेनी या फिर अप्रेंटिस। और जो ट्रेनिंग देगा वो कौन होगा? वो होगा ट्रेनर। इसी तरीके से एग्जामिनर एंड एग्जामिनी। ठीक है, जो एग्जाम लेगा, कंडक्ट करेगा, वो क्या होगा? एग्जामिनर। जो देगा, जैसे कि स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएंगे? एग्जामिनी। फाइन, तो कौन ट्रेनी था एक सर्जन के अंदर में? अंदर में नहीं, एक सर्जन का ट्रेनी था। कौन था वो? ऑप्शंस देखते हैं। एसटी कॉलरिज, रॉबर्ट ब्राउनिंग, जॉन किट्स, पीबी शेली। अगर आपने रोमांटिक पोएट्स को पढ़ा है, रोमांटिक पीरियड पढ़ा है, तो आपको याद आएगा कि एसटी कोलरिज, जॉन कीट्स एंड पीबी शेली ये कहाँ से हैं? रोमांटिक पीरियड से,
है ना, लास्ट क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया है कई बार। और रॉबर्ट ब्राउनिंग कहाँ से है? ये इसके बाद के एरा से है, ये विक्टोरियन एरा से है। ठीक है, ये अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए बहुत जाने जाते हैं, और ये पीबी शेली के बहुत बड़े एडमायरर्स थे। इवन इनफैक्ट ये रोमांटिक्स के, सारे रोमांटिक्स के ही एडमायरर्स थे। ठीक है, तो कौन थे ऐसा? तो कोलरिज और शेली जो है, इनका तो पहले से ही इंटरेस्ट राइटिंग में था, ये हमेशा से बचपन से ही ऐसा करते आ रहे थे। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे, उनकी जो ट्रेनिंग है बेसिकली घर पे हुई थी, एक ट्यूटर के से हुई थी, और उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, फ्रेंच, इटालियन, ये सारी। और जॉन कीट्स के बारे में क्या है? जॉन कीट्स ही थे जो पहले जनरल प्रैक्टिशनर बनना चाहते थे। वो पहले वही थे जो पहले एक सर्जन के ट्रेनी थे, लेकिन बाद में उन्होंने स्विच कर लिया, कहाँ, राइटिंग में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अगेन द थर्ड ऑप्शन, दैट इज जॉन कीट्स। ठीक है, जॉन कीट्स के बारे बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही पॉपुलर रोमांटिक पीरियड में। अगर आप रोमांटिक पीरियड पढ़ रहे हो तो जॉन कीट्स तो आपको पढ़ना ही है, और भर भर के क्वेश्चन से मैंने देखा है सारे पेपर्स में, तो ये आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पहले ले लेते हैं। In 1810, Keats, aged 16, found himself apprenticed to Mr. Thomas Hammond, a surgeon who resided in Edmonton, जो कि हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दिया गया है ना, कि उनका एड्रेस भी पूरा बताया गया है कि जो एडमंटन में रहते थे वो सर्जन, वो उनके वो अप्रेंटिस थे। नेक्स्ट, कुछ रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। Robert Browning, he was educated at home by a tutor using the resources of his father's library. By 14, he was fluent in French, Greek, Italian, and Latin. He became an admirer of romantic poets, especially Shelley. तो ये सब हमने पहले डिस्कस कर लिया है. So let's move on to next question. Endymion, a poetic romance by John Keats, was published in the year. अगेन शायद आपने एंडीमियन का नाम सुना होगा। अगेन क्वेश्चन हमको मिल गया है जॉन कीट्स पे, तो आप देख ही रहो आपको जॉन कीट्स कितना अच्छा से करना है। इनफैक्ट आपका जो आप ये जो प्रीवियस पेपर कर रहे हो, इसी से आपकी तैयारी हो जाएगी जॉन कीट्स की। अब पोएटिक रोमांस, रोमांस क्या होता है? रोमांस के मतलब फीचर्स क्या है? उसमें क्या होता है? एडवेंचर होता है, वो थोड़ा मिस्टीरियस होता है, उसमें क्वेस्ट होता है, जो एक्टर होता है, जो हीरो होता है, वो बहुत ही ब्रेव होता है, वो सारे चैलेंजेस को फेस करता जाता है और जीतता जाता है, मतलब ओवरकम करता जाता है। ठीक है, कभी कभी लव इंटरेस्ट होता है और कभी कभी लव इंटरेस्ट नहीं भी होता है, जैसे कि आपने बॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा। ठीक है, तो एंडीमियन एक पोएटिक रोमांस है जो कि जॉन कीट्स ने लिखी है। तो वो कब पब्लिश हुई थी? ऑप्शन क्या है? 1808, 1818, 1820 या फिर 1800। एंडीमियन के बारे में कुछ पता है? जॉन कीट्स की सबसे फेमस लाइन कौन सी है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। तो ये जो लाइन है ये एंडीमियन से ही ली गई है, और ये कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1818 में। ठीक है, तो हमारा आंसर है इसका सेकेंड वन, दैट इज 1818। Endymion is a poem by John Keats, first published in 1818. John Keats dedicated this poem to the late poet Thomas Chatterton. इन्होंने किसे डेडिकेट किया है? लेट पोएट थॉमस चैटरटन। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। द पोम बिगिंस विद द लाइन A thing of beauty is a joy forever. Endymion is written in rhyming couplets in iambic pentameter, जिसको heroic couplets पे कहते हैं। Keats based the poem on the Greek myth Endymion. हमने पहले पढ़ा था इस एंडीमियन नाम को लास्ट क्लास में, कहाँ पढ़ा था?
कीट्स ने जो ओड लिखी है टू डायना, वो क्या है, वो एक नप्शियल ओड है, मतलब शादी की ओड है, जो किसके बारे में है, जो डायना और एंडीमियन के बारे में है। डायना कौन थी, रोमन गॉड थी, जो कि अटेमियस की काउंटर पार्ट थी। याद आया, हमने अटेमियस पढ़ा था, अपोलो पढ़ा था, ये सब क्या है, ग्रीक गॉड है, लेकिन डायना कौन थी, रोमन गॉड थी। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार फिर से जाके वीडियो को देख लो, ठीक है। एंडीमन कौन होता है, अ शिफर्ड बिलवेड ऑफ द मून गॉडेस सेलेन, ठीक है। जो मून गॉडेस सेलेन होती है उसका बिलवेड होता है, और इसने जो एंडीमन जब कीट्स ने लिखी तो वहां पे उसने नाम क्या रख दिया, सेलेन का सिंथिया, ठीक है। आई गेस क्लियर है ये, तो आपका आंसर क्या हो गया, 1818। फाइन, आई थिंक वी कैन स्विच ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is, choose the correct passive voice of the sentence given below. आपको ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया है, वॉइस से, और आपको बता दिया गया है कि जो सेंटेंस है वो एक्टिव में है, आपको इसका पैसिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, बेसिक तरीका क्या, हमारा अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, प्रोसेस क्या होना चाहिए, कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एक्टिव में हमको सेंटेंस दिया गया है, एक्सक्यूज मी, वो किस टेंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल इज क्या बता रहा, प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट के साथ लग गया आईएनजी, तो ये क्या बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ये सेंटेंस है, तो जब इसका पैसिव बनेगा तो भी वो उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहना चाहिए, ठीक है। बेसिक क्या होता है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, जब भी इसका एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव बनेगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अब ये याद करना है कि इसका पैसिव में क्या होता है, एक्टिव में क्या होता है, इज, एम, आर प्लस आईएनजी, है ना, ये एक्टिव में होता है। और पैसिव में क्या होगा, पैसिव में हो जाता है इसका इज, एम, आर, इज, एम, आर, उसके बाद आ जाता है बीइंग, उसके बाद आ जाता है V3, ठीक है। क्या आना चाहिए, हमको मिलना चाहिए इज, एम, आर में से कुछ एक, जो भी हमारा वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे इज है। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे फिर से। अभी देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द मेसन, अ बिल्डिंग, अ वॉल और द वॉल, क्योंकि यहाँ पे आंसर्स में दो है तो इसको भी हम दो ही कर लेते हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन का मिसप्रिंट है, जैसा क्वेश्चन आपको दिया गया था वैसा ही है, मैंने उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। तो ये द वॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इस बिल्डिंग क्या है, वर्ब है। अब जब इसका पैसिव बनेगा तो क्या होगा, अ वॉल बन जाए, अ या द जो भी हमारे पास है वो बन जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। बीच में जो भी वर्ब आएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा हमारा, मेसन, द मेसन, क्योंकि आगे में दो भी है तो हम इसका दो भी लेंगे, दो मेसन, ठीक है। वर्ब क्या आना चाहिए हमारे पास, इज रहेगा, बीइंग रहेगा और V3 रहेगा। V3 किसका, बिल्ड का, है ना, जो बेस फॉर्म होता है उसका हम बनाते हैं। बिल्डिंग क्या है, आईएनजी वाला, मैंने बताया है, मैं वर्ब के 5 फॉर्म्स बताती हूँ, V1, V2, V3, V4, V5। जैसे गो का लेंगे तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोस, ठीक है। तो ये आईएनजी वाला क्या होता है, V4, एंड पैसिव में हमेशा V3 होना चाहिए, ये भी मैंने पहले बताया है, ठीक है। तो उसके बाद बिल्ड का V3 क्या होता है, बिल्ट, ठीक है। तो सेंटेंस क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट हमारा बन जाएगा द वॉल, ऑब्जेक्ट बनेगा द मेसन, वर्ब बनेगा इज बीइंग बिल्ट। तो जहां पे हमको ये मिलेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे, वॉज। वॉज तो क्योंकि इज का इज
आपको टेंस को चेंज नहीं करना है ना। प्रेजेंट प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट पास्ट में, एंड फ्यूचर फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ वॉज आ गया तो पहला वाला तो चला गया। बाकी ये तीन में इज है। अब यहाँ पे देखो V3 नहीं है, बिल्ड तो V1 होता है, तो ये भी चला गया। अब दो आ गए। अब देखो तीसरे वाले में बीइंग नहीं है, बीन है, तो ये भी चला गया, ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड वन, द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मेसन। हमने भी सेंटेंस यही बनाया था, द वॉल इज बीइंग बिल्ट, और हम ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाते हैं हमेशा? बाय। कब? जब सेंटेंस पैसिव का होता है। ठीक है। बाय द वे, मेसन का मतलब होता क्या है? वो मिस्त्री, राजमिस्त्री है ना, उसको कहते हैं मेसन। तो आई गेस आपको एक्टिव पैसिव क्लियर हुआ है अच्छे से। सो अब हम बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Prometheus Unbound was a poetic drama by which of the following poets? अगेन आप देख रहे हो कि जो हमको ऑप्शन देख के क्या समझ आ रहा है? जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, एस.टी. कोलेरिज, पी.बी. शेली की ये सब क्या है? रोमांटिक पोएट्स से। तो अगेन क्वेश्चन आया है रोमांटिक पीरियड से। रोमांटिक पीरियड भी काफी नोन होता है सबको, इसलिए काफी इजी हो गया अगर क्वेश्चन आपको रोमांटिक पीरियड से मिल रहा है, और वो भी जबकि ऑप्शन आपके पास जॉन कीट्स, पी.बी. शेली, एस.टी. कोलेरिज ये सारे हैं। ठीक है, तो प्रोमीथियस अनबाउंड लिखी थी किसने? किसकी पोएटिक ड्रामा है ये? तो ये लिखा था पी.बी. शेली ने, उनकी है ये प्रोमीथियस, ये भी ग्रीक मिथोलॉजी से है। और प्रोमीथियस जो टॉर्मेंट सहता है एट द हैंड्स ऑफ ज्यूस। ज्यूस कौन था? हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। अपोलो के फादर वो थे कौन? ज्यूस। So Prometheus Unbound is a 4-act lyrical drama by Percy Bysshe Shelley, first published in 1820. It is concerned with the torments of the Greek mythological torments, अत्याचार, figure Prometheus who defies मतलब violate करता है, उल्लंघन करता है, नहीं मानता है, for which he is subjected to eternal punishment and suffering at the hands of Jews। ठीक है, इटर्नल यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड है। इटर्नल का मतलब क्या होता है? जो हमेशा रहे। ठीक है, एवर लास्टिंग, नेवर एंडिंग। इसके एक और बहुत अच्छा वर्ड है जो मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल, अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो क्या होता है, जो प्रोमीथियस का जो टॉर्मेंट्स है एट द हैंड्स ऑफ जूस, यही इसमें दिखाया गया है, बताया गया है पी.बी. शेली के प्रोमीथियस अनबाउंड में। Now come to the next question. A magnificent pleasure palace to be built by Kubla Khan was situated on the banks of the Dash River. कुबला खान, अब ये कुबला खान क्या है, कौन है, कुछ याद आ रहा है? हमने अभी बहुत रोमांटिक पोएट्स को पढ़ा, जॉन कीट्स, एस.टी. कोलेरिज, पी.बी. शेली, बहुत आ रहे हैं, लॉर्ड बायरन, इन सब का नाम बहुत, जिक्र बहुत आ रहा है। तो फिर ये कुबला खान कहीं से याद आता है? ये एस.टी. कोलेरिज की बहुत ही पॉपुलर लिटरेरी वर्क है ना। इनके कौन कौन से लिटरेरी वर्क्स हैं पॉपुलर? पहली तो द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, फिर क्रिस्टबल और कुबला खान, ये तीन इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रोमिनेंट, एमिनेंट, सिग्निफिकेंट लिटरेरी वर्क्स है। तो कुबला खान क्या बोला जा रहा है? अब मैग्निफिसेंट प्लेजर पैलेस, अब पैलेस की बात हो रही है, is to be built by Kubla Khan was situated on the banks of the Dash River। किस रिवर के बैंक पे था ये मैग्निफिसेंट प्लेजर पैलेस? मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है? इम्पोजिंग, शानदार। तो कौन सा रिवर था ये? तो ये था रिवर एल्फ। ठीक है, रिवर एल्फ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आई गेस बहुत लोगों को थेम्स लग रहा होगा, क्योंकि थेम्स बहुत ही फेमस एक रिवर है, लेकिन इसका आंसर एल्फ है, थेम्स नहीं।
एवॉन से कुछ याद आ रहा है? हमने सुना है बार्ड ऑफ एवॉन, किसको कहते हैं ये कहते हैं शेक्सपियर को, विलियम शेक्सपियर को। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है, तो आपको ये सारी चीजें जो किसी को कुछ खिताब मिला है, टाइटल मिला है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। Next, the first stanza begins with a fanciful description of the origin of Kublai Khan's capital Xanadu. It is described as being near the river Alf, which passes through caves before reaching a dark sea. 10 miles of land were surrounded with fortified walls encompassing lush gardens and forests. ठीक है, तो ये जो है डिस्क्रिप्शन है वहां का, जो सिनारियो है वहां पे पैलेस के पास का। ठीक है, now come to the next question. आप देख रहे हो कि ज्यादातर जो इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लिटरेचर के ही आ रहे हैं। ठीक है, a doctrine often found in English poetry which identifies God with the universe or regards the universe as the manifestation of God is called dash. क्या दिखाया जा रहा है? क्या बोला जा रहा है? यूनिवर्स एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, मतलब गॉड को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, आइडेंटिफाइज गॉड विद द यूनिवर्स। ये कौन सा डॉक्ट्रीन है? डॉक्ट्रीन मतलब क्या होता है? थियोरी, थीसिस, कॉन्सेप्ट। साथ साथ में वर्ड्स भी सीखते रहो, पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ऑप्शन सा पेगनिज्म, पैंथीज्म, पोलीथीज्म, रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिसिज्म तो हमें पता है, हमने अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस रोमांटिक पीरियड के देख लिए। रोमांटिसिज्म में जनरली क्या होता है? नेचर की बात होती है, ब्यूटी की बात होती है, ग्रीक मिथोलॉजी की बात होती है, म्यूजिक की बात होती है, मिस्ट्रीज की बात होती है, एडवेंचर्स की बात होती है, ये सारी चीजें होती हैं, है ना। तो ये तो यहाँ बोला नहीं जा रहा है, यहाँ पे तो गॉड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, गॉड की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक वर्ड दिख रहा है बहुत, थीजम। थीजम, ये थीजम क्या है? थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करती हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। थीजम का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ये पता है तो आप ये काफी कर लोगे आसानी से। ये क्या होता है? अ बिलीफ इन गॉड्स और अ गॉड, इन अ गॉड और सॉरी गॉड और गॉड्स, मतलब ये भरोसा, ये विश्वास कि भगवान होते हैं, उनका एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं थीइज्म। तो फिर यहाँ पे हमारे पास वर्ड है पैंथीइज्म और पॉलीथीइज्म। अगेन पॉली, पॉली का क्या मतलब होता है? हमने पॉली सुना है, मोनो सुना है, डाई सुना है, ट्राई सुना है, इन सब का मतलब क्या होता है? क्वा सुना है ना। जैसे कि मोनोलॉग, मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? डायलॉग, मोनोलॉग। इसमें क्या डायलॉग में क्या होंगे? डाय मतलब दो, लॉग मतलब स्पीकिंग, तो जिसमें दो लोग हो। मोनोलॉग में बस एक ही इंसान, है ना। ट्राई, ट्राई से आपको ट्रायंगल याद होगा। ट्रायंगल में क्या होता है? तीन उसके एंगल्स होते हैं, तो जहाँ तीन, ट्राई का मतलब तीन, मोनो का मतलब वन, डाई का मतलब टू, ट्राई का मतलब तीन, क्वा का मतलब फोर्थ, जैसे कि इसी से बना क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रुपलेट, ये सारे वर्ड्स, है ना। तो पॉली का मतलब मेनी, बहुत सारे। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया 1 2 3 और 4, मोर देन वन होगा तो पॉली हो गया। तो पॉलीथीज्म का मतलब क्या हो गया? थीज्म मतलब बिलीफ, पॉली मतलब मेनी। तो मेनी गॉड्स में बिलीफ, ये बिलीफ कि गॉड्स बहुत सारे हैं, जैसे हिंदुइज्म में भी है ना, हम बहुत सारे गॉड से मानते हैं, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, दुर्गा माँ, ठीक है, श्री कृष्ण, श्री राम, बहुत सारे हैं, तो पॉलीथीज्म है वो। मोनोथीज्म क्या हो जाएगा? जब आप एक ही भगवान में मानते हो, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में है या फिर इस्लाम में। ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत सारे गॉड्स का जिक्र नहीं हो रहा है कहीं भी, यहाँ पे सिर्फ गॉड्स को इम्पोर्टेंस दी जा रही है बहुत ज्यादा। तो पॉलीथीज्म भी चला गया, रोमांटिसिज्म भी चला गया ना, दो बच गए, पैंथीज्म और पेगनिज्म।
जब भगवान में आस्था की बात हो रही है तो आई गेस थीइज्म होना चाहिए, है ना। पहले वाले में तो थीइज्म है ही नहीं। अभी हमने पढ़ा थीइज्म का मतलब क्या होता है, बिलीफ इन गॉड, कि ईश्वर होते हैं। तो इस हिसाब से हम लॉजिकली देख सकते हैं कि पेगनिज्म भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पैंथीइज्म। सो पैंथीइज्म इज अ डॉक्ट्रिन often found in English poetry which identifies God with the universe or regards the universe as a manifestation of God। ठीक है, यूनिवर्स क्या है, गॉड का मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, और क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग। हमने कुछ इंफॉर्मेशन रखी है यहाँ पे पैंथीज्म के लिए। देखते हैं क्या है। पैंथीज्म इज द बिलीफ दैट रियलिटी, द यूनिवर्स एंड द कॉस्मोस इज आइडेंटिकल विथ डिविनिटी एंड अ सुप्रीम सुपरनैचुरल बीइंग और एंटिटी। किसकी बात हो रही है, गॉड की। पॉइंटिंग टू द यूनिवर्स एज बीइंग अ immanent creator, deity, still expanding and creating, है ना, भगवान की बात हो रही। immanent मतलब क्या, immanent is a very good word, you should know। immanent मतलब inherent, सर्वव्यापी, inherent। यही कहा जा रहा है कि गॉड जो ईश्वर जो है, भगवान जो, वो सर्वव्यापी है। यही पैंथीइज्म का मतलब है। विच हैज एग्जिस्टेड सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम, मतलब जब से प्रकृति है, दुनिया है, तब से क्या है, ईश्वर है। और दैट ऑल थिंग्स कंपोज एंड ऑल encompassing, sorry, immanent god or goddess, and regards the universe as a manifestation of a deity। deity तो आपको पता है ना, deity का मतलब गॉड, ईश्वर। This includes all astronomical objects being viewed as a part of a sole deity। ठीक है, थीइज्म क्या था, बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और गॉड्स, ये हमने डिस्कस कर लिया। जुडाइज्म की बात यहाँ पे क्यों हो रही है। जुडाइज्म द मोनोथीस्ट रिलीजन ऑफ द जूइश पीपल। जो जूइश पीपल थे वो एक ही ईश्वर में मानते थे, जिसको क्या कहते थे, जुडाइज्म। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्यों डिस्कस किया है। इसका रिलेशन कहीं ना कहीं पेगनिज्म से है। नाउ व्हाट इज पेगनिज्म, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। तो पेगनिज्म का एक्चुअली मीनिंग कहाँ सा है, रूरल, रस्टिक, है ना, ग्रामीण, ऐसा। इज अ टर्म फर्स्ट यूज्ड इन द 4th सेंचुरी। पहली बार कब यूज किया गया था, 4th सेंचुरी में। किसने यूज किया था, अर्ली क्रिश्चियंस। किसके लिए, फॉर पीपल इन द रोमन एम्पायर हु प्रैक्टिस पॉलीथीज्म। ऐसे लोग जो रोमन एम्पायर में बहुत सारे गॉड्स को मानते थे और जुडाइज्म को नहीं मानते थे। ठीक है, उनके लिए क्या यूज हुआ था, पेगनिज्म वर्ड का यूज हुआ था। In the time of Roman Empire, individuals fell into the pagan class either because they were increasingly rural। किसको पेगन कहा गया, जो कि ग्रामीण होते जा रहे थे, और या फिर प्रोविंशियल रिलेटिव टू द क्रिश्चियन पॉपुलेशन। ठीक है, काइंड ऑफ वो ग्रामीण क्षेत्र से थे, वो रूरल थे, रस्टिक थे, उन्हीं को पेगन कहा गया। और यहाँ तक कि पेगनिज्म हैज ब्रॉडली कनोटेड द रिलीजन ऑफ द पीजेंट्री। ठीक है, इनको कहा जाता था रिलीजन ऑफ द पीजेंट्री, किसको, पेगनिज्म को। मिडिल एज के दौरान क्या हुआ, द टर्म पेगनिज्म वाज अप्लाइड बाय एनी नॉन क्रिश्चियन रिलीजन। ठीक है, कोई भी नॉन क्रिश्चियन रिलीजन, उसको पेगन कहा गया। एंड द टर्म प्रिज्यूम्ड एज अ बिलीफ इन फॉल्स गॉड। इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है पेगन के लिए। पेगन मतलब जो प्रैक्टिस करता हो पेगनिज्म, और इसके लिए एक और वर्ड कौन सा है, हीदन। हीदन, HEATHEN, हीदन। ठीक है, सो पेगन्स कौन थे, नॉन क्रिश्चियंस, ऐसा मान के चलो। पॉलीथीज्म जो बहुत भगवान में विश्वास करें। रोमांटिसिज्म का भगवान से अलग ही मीनिंग है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। पैंथीइज्म मतलब गॉड का एग्जिस्टेंस। ठीक है, गॉड ही सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है और सब जगह है। ठीक है, ये विश्वास जो है हमारा, वही होता है पैंथीइज्म।
Now, next question. Jane Austen presented the story of a proud young woman who is stubborn and an elitist also. Her name is also name of the novel. सबसे पहले ये हमारे पास क्या है? हिंट है, क्यू है, कीवर्ड है. आपको क्वेश्चन में हमेशा कीवर्ड को पकड़ना है, जहां से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओ और आपको आंसर मिल पाए. अगर आपको एकदम भी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है या वो क्वेश्चन ठीक से पता नहीं है तो ठीक है. तो हमें ऑप्शन क्या मिल रहा है कि जो उसका नाम है वो नॉवेल का भी नाम है. ठीक है, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस ये तो किसी लड़की का नाम नहीं हुआ, तो ये चला गया. पर्सुएशन भी किसी लड़की का नाम नहीं हुआ. ठीक है, दो हो सकते हैं, एमा या फिर लेडी सुजैन. ठीक है, तो क्या कैसी कैरेक्टर है वो? स्टबर्न है. स्टबर्न मतलब एडमेंट, जिद्दी, ढीठ. ठीक है, एक और वर्ड है यहाँ पे एलिटिस्ट. एलिटिस्ट क्या होता है? एलिट इज ए गुड वर्ड, यू शुड नो दिस वर्ड. तो एलिट क्या है? एक सोशल ग्रुप है जहाँ पे लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं किसी भी तरह से, या तो इंटेलेक्ट में या पैसे में. ठीक है, मतलब हाई क्लास सोसाइटी काइंड ऑफ थिंग है. तो वो जो है वो बहुत ही स्टबर्न है और खुद को एलिट समझती है. तो ये कौन सा कैरेक्टर है? एमा है या फिर लेडी सुजैन है? तो ये जो हमारा आंसर होगा वो होगा एमा. एमा ही है जो एक प्राउड यंग वुमन है, क्योंकि लेडी सुजैन में जो लेडी सुजैन है वो एक 35 या 36 इयर्स की वीडो है. ठीक है, तो इसलिए लेडी सुजैन नहीं हो सकता. हमारा आंसर हो जाएगा एमा. ठीक है. Jane Austen was an English novelist known primarily for her 6 major novels. Austen's plots often explore the dependence of women on marriage in the pursuit of favorable social standing एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी. जो मिडिल क्लास जो मेंटालिटी होती है कि लड़कियों के लिए शादी इंपॉर्टेंट है, तब उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है या उनको सोसाइटी में अच्छा एग्जिस्टेंस मिलता है. ये सारे जो मतलब आइडियाज थे वो उनके नॉवेल्स में काफी देखने को मिलते हैं. उनके जो प्रोमिनेंट वर्क्स थे वो कौन से थे? सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैन्सफील्ड पार्क, एमा, नॉर्थएंगर एबे, पर्सुएशन, दीज थिंग्स. जेन ऑस्टेन के बहुत सारे नॉवेल्स का अडेप्टेशन हिंदी मूवीज में भी हुआ है. जैसे ये जो एमा है, ये जो मूवी एक आई थी सोनम कपूर की, आयशा, अलीशा, नो आयशा. तो ये जो आयशा में जो आयशा का जो कैरेक्टर है जो सोनम कपूर ने किया है वही है वो एमा. ठीक है, एक और मूवी आई थी ऐश्वर्या राय की, ब्राइड एंड प्रेजुडिस, जो कि प्राइड एंड प्रेजुडिस का एडेप्टेशन है. फाइन, तो इसमें काफी जो स्टोरी है वो बहुत रिलेट करती है जो इंडियन मिडिल क्लास है, इसलिए इजीली इसका अडेप्टेशन हो पाता है. ओके, सो एमा वुडहाउस, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी. प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? मेन कैरेक्टर. इज अ ब्यूटीफुल, हाई स्पिरिटेड, इंटेलिजेंट एंड समवॉट स्पॉइल्ड young woman from the landed gentry. She is 20 when the story opens. Her mother died when she was young. She has been mistress of the house since her older sister got married. Although intelligent, she lacks the discipline to practice or study anything in depth. She is portrayed as compassionate, मतलब बहुत दयावान है, to the poor, उसको गरीबों के प्रति बहुत दया है, but at the same time has a strong sense of class status. That is what we were discussing, that is she is an elitist. Her affection for and patience towards a valetudinarian father are also noteworthy. While she is in many ways mature, Emma makes some serious mistakes mainly due to her lack of experience and her conviction. Conviction मतलब क्या होता है? दृढ़ विश्वास. ठीक है, तो ये जो थे कुछ जो बेसिक जो उसका कैरेक्टर एनालिसिस एक्सक्यूज मी एमा का. तो आई गेस क्लियर हो गया कि जो एमा ही था जिसमें एक यंग वुमन होती है जो स्नॉबिश है, डेमेंट है, स्टबर्न है एंड एलिटिस्ट है. ठीक है, आई गेस अभी आ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये है लेडी सुजैन. द मेन कैरेक्टर इज aged about 35 or 36 years old, middle aged,
for the time. She is daughter of an earl. She is widow for of just a few months. ठीक है, तो ये काफी अलग है जो हमको डिस्क्रिप्शन दिया गया क्वेश्चन में, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता था. Next, an account of the growth of poet's mind by Wordsworth is maintained in his autobiographical poem. ठीक है, वर्ड्सवर्थ का है ये तो ठीक है. हमारे पास यहाँ पर कीवर्ड क्या है, हिंट क्या है कि ये ऑटोबायोग्राफिकल पोम है. ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोम है जो ऑटोबायोग्राफिकल पोम है? ऑप्शन पे आते हैं. द प्रिल्यूड, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, सोनेट ऑन सोनेट और द सॉलिटरी रीपर. तो ये जो सारे ही जो लिटरेरी वर्क्स है वो वर्ड्सवर्थ के ही हैं. और इनका जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है वो है द प्रिल्यूड. ठीक है, जब भी आप वर्ड्सवर्थ पढ़ोगे आपको सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रिल्यूड के बारे में ही पढ़ने के लिए मिलेगा. और रोमांटिक पोएट्स को तो आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि बहुत आसान है और ऐसे काफी प्रोमिनेंट इजी एमिनेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं. बहुत डीप आपको नहीं जाना है. सो विलियम वर्ड्सवर्थ वाज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट हु, ये तो हमको पता है कि उन्होंने एसटी कॉलेज के साथ मिलकर लिरिकल बैलेड्स की थी जो कि 1798 में पब्लिश हुई थी. तो वर्ड्सवर्थ्स मैग्नम ओपस इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द प्रिल्यूड, a semi-biographical poem of his early years that he revised and expanded a number of times. ठीक है, I guess we can switch on to next question. So the next question we have, Dorian and Pindaric are the types of dash found in Greek literature. So Greek literature में Dorian और Pindaric ये दोनों क्या हैं? बैलेट्स हैं, लिरिक्स हैं, सोनेट्स हैं या फिर ओड्स हैं? हमने सोनेट्स के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये दो तरह के होते हैं. कौन कौन से? पेट्रार्चन और शेक्सपियरियन. ठीक है, तो सोनेट्स तो नहीं हो सकता. बैलेट्स क्या होता है? ये बेसिकली एक डांस सॉन्ग होता है जो 13 लाइंस की में लिखी होती है, उसका एक अपना राइमिंग स्कीम होता है. लिरिक्स क्या होता है? लिरिक्स इज अ वर्स विथ सम म्यूजिक. तो लिरिक्स का भी कोई इतना फॉर्म नहीं है. डोरियन और पिंडरिक. बच गया हमारे पास क्या? ओड्स. ठीक है, ओड्स क्या होते हैं? ये वर्स फॉर्म में लिखा होता है जिसमें हम किसी को प्रेज करते हैं या फिर ग्लोरीफाई करते हैं, है ना, उसको प्रेज करते हैं. ग्लोरीफाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? काइंड ऑफ वैसे ही. ठीक है, उसको अप्रिशिएट करते हैं, सो ग्लोरीफाई किया जाता है. तो वो होता है ओड्स. ठीक है, जो कि 3 तरह का होता है. कौन कौन सा? डोरियन, पिंडरिक और एक होता है इर्रेगुलर. ठीक है, तो सबके अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं. तो हमारा आंसर हो जाएगा द फोर्थ वन, दैट इज ओड्स. देयर आर 3 टिपिकल फॉर्म्स ऑफ ओड्स. कौन कौन से हैं? पिंडारिक, होरेशियन एंड इर्रेगुलर. तो पिंडारिक ओड्स क्या का अलग होता है फॉर्मेट, होरेस का अलग है और इर्रेगुलर का अलग है. ठीक है, बैलेड इज व्हाट? अ डांस सॉन्ग often written in 13 lines और ये इसका क्या होता है? राइमिंग स्कीम होता है. लिरिक क्या होता है? इज अ टाइप ऑफ पर्सनल रिदमिक पोएट्री. इसमें नैरेटिव नहीं होती बिकॉज इसका जो फीलिंग होता है वो बेसिकली फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है, ना कि इवेंट्स को रिलेट करना. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या था? ओड्स. Now this question is coming from grammar, not literature this time. So the gathering felt silent. Options are until the leader spoke, as the leader spoke, till the leader spoke or since the leader spoke. Felt. Feel क्या होता है? Feel is an instant emotion, है ना, हम instantly कुछ हमको feel होता है. This is something that is instant. Until the leader spoke. Until मतलब कब आता है? एक टाइम पीरियड के बाद. ठीक है, और ये बताता क्या है? Until point of time.
पॉइंट ऑफ टाइम। सो अंटिल, एज, टिल, सिंस, ये सब है क्या? ये सब यहाँ पे कंजंक्शन है। कंजंक्शन से आपको काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है। सो अंटिल का यूज कब होगा? कुछ फिक्स ड्यूरेशन के बाद। जैसे कि अगर मैं कहूँ, अगर सेंटेंस है वेट हियर टिल आई कम, है ना, स्टैंड हियर और वेट हियर अंटिल आई कम। तो अंटिल अगर मतलब मैं 5 बजे आ रही हूँ, तो आप 5 बजे के पहले इस ड्यूरेशन तक खड़े रहोगे, स्टैंड करोगे या वेट करोगे, जो भी है। उसके बाद आया अंटिल, ठीक है। और अंटिल के बाद एक नेगेटिव सेंस रहता है, जैसे कि वेट हियर अंटिल आई कम, मतलब जब तक मैं ना आऊं तब तक तुमको वेट करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं until, तो गैदरिंग फेल्ट साइलेंट until द लीडर स्पोक, मतलब जब तक लीडर ने नहीं बोला तब तक गैदरिंग ने साइलेंट फील किया। फील किया ये थोड़ा सा अब नॉर्मल, अगर यहाँ पर होता was तब हम until शायद लगा सकते थे। द गैदरिंग was साइलेंट until द स्पीकर स्पोक, ठीक है। जब तक स्पीकर ने बात नहीं की तब तक तो गैदरिंग शांत थी, मतलब जैसे ही स्पीकर ने बोलना शुरू किया तो लोग जो है, जो ऑडियंस है, लोग हैं जो भी हैं, उन्होंने शोरगुल करना, हल्ला मचाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये तो मीनिंग ही उल्टा हो गया, ये तो नहीं लग रहा। और ये तब होगा जब वॉज होगा, क्योंकि फेल्ट तो फील तो इंस्टेंट की बात होती है। जब हम कुछ इंस्टेंटली जब कोई एक्शन इंस्टेंटली होता है तो हम फील लगाएंगे, ठीक है। अगेन टिल अंटिल काफी सिमिलर है, टिल को समझ लेते हैं। टिल द लीडर स्पोक द गैदरिंग वॉज फेल्ट साइलेंट, अगेन मीनिंगलेस हो जा रहा। अगर फिर से यहाँ पे वॉज होता तो बात बन सकती थी। द गैदरिंग वॉज साइलेंट टिल द स्पोकर स्पोक। टिल मतलब फिर से ये एक टाइम पीरियड के बाद आता है, मतलब जब तक स्पीकर बोलता गया तब तक क्या थी, जो गैदरिंग थी, जो लोग थे वो चुप थे, है ना। अगेन ये वॉज होता तो टिल आ सकता था, लेकिन यहाँ पे फेल्ट है तो टिल भी नहीं होगा। Again since the leader spoke, the gathering was silent since the leader spoke। जब से, since तो शुरुआत का टाइम बताता है, स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे कि मैं बचपन से म्यूजिक सीख रही हूँ, आई हैव बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस चाइल्डहुड। बचपन से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या बताएगा, सिंस बताएगा, ठीक है। लाइक आई हैव बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस चाइल्डहुड, तो ये भी नहीं बनता हमारा। द गैदरिंग वॉज साइलेंट सिंस द स्पीकर लीडर स्पोक, ये तो पूरा ही मीनिंगलेस है। और फेल्ट के साथ ये तीनों नहीं जा रहे हैं, तो आंसर हमारे क्या हो जाएगा, एज द लीडर स्पोक, जैसे ही लीडर बोला द गैदरिंग, एकदम वो इंस्टेंट रिएक्शन आया, वो चुप हो गए, ठीक है। पहले शोरगुल हो रहा था जब तक लीडर नहीं आया था या बात नहीं कर रहा था, जैसे ही उसने बोलना शुरू किया लोग चुप हो गए, ये हम बोलना चाहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा एज द लीडर स्पोक। कंफ्यूजन यहाँ पे क्यों था, क्योंकि until, as, till, since ये सभी पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, जिसमें कि until और till एंड टाइम बताता है, since जो है वो स्टार्टिंग टाइम बताता है, और as क्या बताता है, इंस्टेंट टाइम, ठीक है, इंस्टेंट टाइम। हमको चाहिए था इंस्टेंट टाइम, इसलिए हमारा आंसर हो गया एज। आई गेस मैं आपके कंफ्यूजन को क्लियर कर पाई हूँ, अगर नहीं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालो, मैं इसको एक बार और करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट वी आर हैविंग an Indian author of British descent with a distinguishing fact of his career wrote his first novel, The Room on the Roof, when he was only 17 and won the John Melville Rees Memorial Prize in 1957। क्या क्या कीवर्ड्स हैं, वो ब्रिटिश डिसेंट थे, ब्रिटिश ओरिजिन के हैं, और उनकी फर्स्ट नॉवेल थी, ये नाम भी दे दिया है, द रूम ऑन द रूफ, और वो 17 ईयर के ही थे जब
जब उन्हें ये अवार्ड मिली थी। ठीक है, टाइम भी बता दिया गया है 1957। इतने सारे हमारे पास यहाँ पे हिंट्स है, इंफॉर्मेशन है। तो वो कौन है? एक तो ब्रिटिश डिसेंट हमें बहुत मतलब अट्रैक्ट कर रहा है कि वो थोड़ा सा हम नाम से भी पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आर के नारायण, खुशवंत सिंह, ये दो नाम बहुत ही इंडियन लग रहे हैं, और पद्म लक्ष्मी भी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि नाम इंडियन है तो वो इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक है, बट आर के नारायण के बारे में कुछ याद है? जिन्होंने द गाइड लिखी थी, है ना, जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था, और जिसपे एक मूवी भी बनी है देवानंद की, जिसको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। और ये कौन थे? इंडियन राइटर जो इंग्लिश में लिखते थे। तो ये जो थे, ये जो इनका ये इंडियन डिसेंट के ही थे। इनका जन्म जो है वो चेन्नई में हुआ था। तो ये तो नहीं है। खुशवंत सिंह भी नहीं है, ये भी इंडियन ओरिजिन के थे। पद्म लक्ष्मी भी इंडियन ओरिजिन की थी, जो इंडियन, बट वो अमेरिका में क्या थी? मॉडल थी, एक्टर थी, राइटर थी। ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या बन गया? हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है रस्किन बॉन्ड। यही थे जो ब्रिटिश डिसेंट के थे, और जिनकी पहली नॉवेल थी रूम ऑफ द रूफ, जिसके लिए इनको ये वाली जॉन लिलविन राइस मेमोरियल अवार्ड मिली थी। तो रस्किन बॉन्ड is an Anglo-Indian author. His first novel, The Room on the Roof, was published in 1956 and it received the John Llewellyn Rice Prize in 1957. इनको चिल्ड्रन बुक के लिए भी इसके एक और क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमने टीजीटी वाले में किया था, कि किसने चिल्ड्रंस पे के लिए बुक्स लिखी हैं। तो उसका आंसर भी क्या था? रस्किन बॉन्ड ही था, जिन्होंने 64 बुक्स लिखी है चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, खुशवंत सिंह क्या है? इंडियन ऑथर, लॉयर, डिप्लोमेट, जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन। इन्होंने जो लिखा ट्रेन टू पाकिस्तान, जो इनकी प्रोमिनेंट नॉवेल है। सो ये हो गया। नेक्स्ट, पद्म लक्ष्मी कौन थी? एज इंडियन बॉर्न अमेरिकन ऑथर, एक्टिविस्ट, मॉडल, टेलीविजन होस्ट, ये सारी चीजें थी। ठीक है, आर के नारायण के बारे में क्या है? Was an Indian writer known for his work set in the fictional South Indian town of मालगुरी। ठीक है, उनकी जो मालगुरी डेज है बहुत ही फेमस है। ठीक है, जिसका लोकेशन क्या होता है? मैसूर होता है। So he was a leading author of early Indian literature in English along with Mulk Raj Anand and Raja Rao. मुल्क राज आनंद की कौन कौन सी हमने डिस्कस किया है नॉवेल्स को? अनटचेबल एंड कूली। तो ये हमेशा डाउन ट्रॉडन सप्रेस्ड लोगों के बारे में लिखते थे, सोशल इश्यूज को उठाते थे, पुअर कास्ट की बातें करते थे। तो आपको सारी चीजें याद रखनी, ऐसा कि नहीं कि आपने जो पहले पढ़ाई की वो भूलते जाओगे और अभी का बस करोगे और पीछे का भूलते रहोगे। ऐसा नहीं करना, आपको सब कुछ याद करना है, आपको सब कुछ साथ में लेते हुए चलना है। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। The Greeks followed 3 unities in their plays, namely time, action and dash. Very very easy question. अब इससे ज्यादा आसान आप क्या चाहते हैं? ठीक है, तो ग्रीक्स जो थे, जो एरिस्टोटल हैं, उन्होंने ये बताया, उनके अकॉर्डिंग था ये कि जो एक प्ले होता है उसमें 3 चीजें फॉलो होनी चाहिए। वो क्या होना चाहिए? टाइम, प्लेस और एक्शन। पर शेक्सपियर और बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो इन लोगों को काफी क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि ये लोग इसको ठीक से फॉलो नहीं कर रहे थे। खासकर शेक्सपियर के प्लेस में टाइम ऑफ एक्शन कभी कभी नहीं होता था। तो हमारा एक्शन आंसर है टाइम ऑफ एक्शन। वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो आपको नहीं छोड़ना है। So unities in drama, the 3 principles derived by French classicists from Aristotle's Poetics. They require a play to have a single action represented as occurring in a single place within the course of a day. एक ही place होना चाहिए और एक दिन का ही होना चाहिए action. These principles were called respectively unity of action, place and time.
But by contrast, the unities were of much less concern in Renaissance England. Christopher Marlowe, William Shakespeare, and Ben Jonson often included two or more plots in a play, mixed comedy and tragedy, and freely switched settings. ठीक है, तो ये जो है इनके जो सेट रूल्स थे एरिस्टोटल के पॉलिटिक्स में जो दिए हैं उनको ये लोग नहीं मान रहे थे. फाइन. अभी आते हैं नेक्स्ट पे. हु वॉज द इंडियन जूइश पोइट who was awarded the Sahitya Academy in 1983 and Padma Shri in 1988 for his literary achievements. Jewish हमारे पास बहुत अच्छा कीवर्ड यहाँ पे क्या है, Jewish है. और मुझे लगता है टीजीटी वाले पेपर में भी ऐसा एक क्वेश्चन था जिसमें आपको Jewish का कीवर्ड दिया गया था और आंसर भी सेम था. और उसका आंसर क्या था, निसिम एजेकियल, क्योंकि यही है एकमात्र जूइश पोइट. ठीक है, जिनको साहित्य अकादमी 83 में और पद्मश्री 88 में मिला था. अभी हमने खुशवंत सिंह के बारे में कुछ टाइम पहले पढ़ा था. सलमान रश्दी क्या थे, ये इंडियन बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन थे. मुल्क राज आनंद कौन थे, इंडियन राइटर जो इंग्लिश में लिखते थे, जिन्होंने अनटचेबल और कूली लिखी है, फिर अभी अभी हमने डिस्कस की. So Nissim Ezekiel was an Indian Jewish poet, actor, playwright, editor, and art critic. He was a foundational figure in post-colonial India's literary history, specifically for Indian poetry in English. Fine. Salman Rushdie, born on 19 June 1947, is an Indian-born British-American novelist. सो इनके कौन कौन से लिटरेरी वर्क्स है, मिडनाइट चिल्ड्रन इनका सेकंड नॉवेल, जिसके लिए इनको बुकर प्राइज 1981 में मिला था. ठीक है, नेक्स्ट. डैश इज द क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड मदर ऑफ प्रिंस हैमलेट. अगेन वेरी इजी, आवर फेवरेट विलियम शेक्सपियर. अब वो भी क्वेश्चन कहाँ से है, हैमलेट से, जो कि आई गेस मुझे लगता है सबको पता है. और ये भी क्वेश्चन था कि हैमलेट कहाँ की सेटिंग कहाँ पे है, तो उसका आंसर क्या था, डेनमार्क में. ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको ये भी बता दिया गया, प्रिंस हैमलेट पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि ये हैमलेट से. ठीक है, तो कौन थी क्वीन डेनमार्क की, पोशिया, गर्ट्रूड, ओफिलिया और रोजलिंड. याद है ये सारे कैरेक्टर्स, ये सारे कैरेक्टर्स विलियम शेक्सपियर के प्लेज के ही हैं, ये सारे फीमेल कैरेक्टर्स है. शेक्सपियर के फीमेल कैरेक्टर्स और उसके जो कॉमिक कैरेक्टर्स है, इस पे क्वेश्चंस आपको आता है. इसके पहले भी हमने पक, निक बॉटम वाला, रॉबिन गुडफेलो जो क्वेश्चन था वो भी किया था टीजीटी वाले में. ठीक है, तो पोशिया कौन थी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में थी, है ना. कौन रहती है, जिसके फादर ने कहा था कि 3 कैस्केट रहेंगे, जो खोलेगा कुछ तो ऐसा होता है उसमें, तो एक कैस्केट जो होता है गोल्ड का होता है, सिल्वर का होता है और एक लेड का होता है. ठीक है, कुछ ऐसा वहां पे स्टोरी लाइन होती है. रोजलिंड कौन थी, रोजलिंड थी वो मेन कैरेक्टर थी कहाँ की, एज यू लाइक इट की, है ना, एज यू लाइक इट. ओफिलिया कौन थी, ओफिलिया अगेन हैमलेट की ही कैरेक्टर है, जो लव इंटरेस्ट होता है हैमलेट का, वो होती है ओफिलिया. और गर्ट्यूड कौन होती है, यही तो होती है क्वीन ऑफ डेनमार्क और मदर ऑफ प्रिंस हैमलेट, जो शायद कोलोनियस उसका अंकल होता है, उसे शादी कर ली होती है ना. तो ये जो स्टोरी लाइन होती है काफी इंटरेस्टिंग है. अगर अभी भी आपने नहीं पढ़ा है तो अब तो पढ़ लो, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. So the next is, each day is your opportunity to make progress in dash imperfect world where things often go wrong. तो ये क्वेश्चन आपको आ गया है ग्रामर से, ग्रामर में भी कहाँ से, आर्टिकल्स से. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपको आर्टिकल्स से पूछा गया है. ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. सो हमारे पास ऑप्शन क्या है, द, एंड, दैट और अ. 4 ऑप्शन है हमारे पास. So each day is your opportunity to make progress in
डैश imperfect world where things often go wrong। हिंदी में क्या हो रहा है कि हर दिन एक मौका है ताकि आप प्रोग्रेस कर पाए। कहाँ पे प्रोग्रेस कर पाए? एक इम्परफेक्ट वर्ल्ड में जहां गलतियां होती रहती है। ठीक है, एक इम्परफेक्ट वर्ल्ड की बात हो रही है। वन के लिए हम क्या लगाते हैं? ए या फिर एन। अब यहाँ पे क्या आएगा? ए या एन। तो इम्परफेक्ट शुरू किससे होता है? ई क्या है? हिंदी में स्वर है। तो हमने डिस्कस किया था जब उच्चारण आएगा स्वर का हिंदी का तो हम क्या लगाते हैं? एन। तो आंसर क्या हो जाएगा? एन। Each day is your opportunity to make progress in an imperfect world where things often go wrong। एक ऐसी दुनिया जहां चीजें गलत हो जाती। एक ऐसी दुनिया, वो वाली दुनिया नहीं, वो दुनिया नहीं, कोई किसी खास दुनिया की बात नहीं हो रही है। और दो और दैट दोनों ही सेम ही सेंस देता है। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोनाउंसिएशन मैच नहीं कर रहा है, नहीं जा रहा है। सो एन हो जाएगा हमारा आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट वी आर हैविंग John Milton's Lycidas and Matthew Arnold's Thyrsis are examples of। तो ये क्या है? A satire, a pastoral elegy, a ideal और elegy। तो ये सारी चीजें होती क्या है? सटायर क्या होता है? जहाँ क्रिटिसिज्म किया जाता है ना, ये क्रिटिसिज्म होता है। एक्सक्यूज मी। इडिल क्या होता है? जो एक बहुत ही प्लेजेंट, हैप्पी, पीसफुल सिचुएशन है, काइंड ऑफ हेवन, स्वर्ग के जैसा। यूटोपिया भी कहते हैं। यूटोपिया इज अ गुड वर्ड, यू शुड नो। फेरी लैंड है, ठीक है, ऐसा। एलिजी क्या होती है? जब हम मौन करते हैं, दुख मनाते हैं, शोक व्यक्त करते हैं, है ना, उस पोएम को हम कहते हैं एलिजी। ठीक है। और पैस्टोरल एलिजी, पैस्टोरल का मतलब क्या होता है? रूरल, रिलेटेड टू रूरल, रस्टिक। तो पैस्टोरल एलिजी क्या होती है? वो इडिल भी होती है और एलिजी भी होती है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है क्या? पैस्टोरल एलिजी। जहां हम कुछ मौन भी करते हैं, कुछ शोक भी व्यक्त कर रहे हैं, और जहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा है, हैप्पी है, पीसफुल है, डिलाइटफुल है, लाइक अ हेवन है। ठीक है। तो ये दोनों ऐसा ही था, ये दोनों ही किसी ना किसी के डेथ पे मौन की जा रही है इन दोनों ही पोएम्स में। ठीक है। तो हमारा आंसर है अ पैस्टोरल एलिजी। ये दोनों ही क्या? पैस्टोरल एलिजी है। ठीक है। So Lycidas क्या is a poem by John Milton written in 1637 as a pastoral elegy. It first appeared in a 1638 collection of elegies, Justa Eduardo King Naufrago, dedicated to the memory of Edward King, a friend of Milton at Cambridge, who drowned when his ship sank in the Irish Sea। ठीक है, वो पानी में डूब के मर गए थे। कौन? एडवर्ड किंग। उन्हीं को मौन कर रहे हैं जॉन मिल्टन। किसमें? लीसिडस में। ठीक है। थायरसिस किस पे है? is a poem written by Matthew Arnold in December to commemorate his friend the poet Arthur Hugh Claw, who had died in November 1861 aged only 42। जब वो सिर्फ 42 साल के ही थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। Now come to the next question. Again, the question is coming from grammar. I have not been well, dash. Lately, I returned from Delhi. Now I return from Delhi. When I return from Delhi, or since I returned from Delhi. Lately, what does this word mean? Lately का क्या मतलब होता है? Lately का मतलब लेट नहीं होता है। ठीक है, बहुत लोग इसका मतलब लेट समझते हैं। इसका मतलब होता है recently, हाल ही में। एक और वर्ड इसके लिए यूज करते हैं, ऑफ लेट। ऑफ लेट, ओ सिंगल एफ, अलग अलग रहेंगे। ऑफ लेट, रिसेंटली, ये दोनों हम लेटली के लिए यूज करते हैं। सो मैं ठीक नहीं रहा हूं अभी अभी जब मैं दिल्ली से आया। ये तो बिल्कुल ही अटपटा सा लग रहा है, ये नहीं होगा। मैं ठीक नहीं हूं कब से? अब मैं दिल्ली से आया। मैं ठीक नहीं हूं अब मैं दिल्ली से आया, नहीं, ये भी नहीं जा रहा।
मैं ठीक नहीं हूं जब मैं दिल्ली से आया। और सिंस आई रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, सिंस का यूज कब करते हैं? तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप एडवर्ब, ये सारे वर्ड्स क्या है? कंजंक्शन। और इसको आप टेंस से भी कर सकते हो, थोड़ा आप टेंस का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो क्लियर हो जाएगा। हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या फिर परफेक्ट टेंस में क्या पढ़ा है? फॉर और सिंस का यूज, है ना। मैं बचपन से गाना सीख रही हूँ, आई हैव बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। या मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, इस तरीके से। तो जो चीज जो है कुछ समय पहले शुरू हुई है और हो रही है, या हो रही थी या हो रही होगी, जो भी टेंस है, जो भी समय है, ऐसे के लिए हम यूज करते हैं सिंस का। तो यहाँ भी तो वही कॉन्सेप्ट है। मैं कुछ दिनों से अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, है ना, एक टाइम से अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, तब से अभी तक अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। सो आई हैव नॉट बीन वेल सिंस आई रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, जब से मैं दिल्ली से आया तब से मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th वन, ठीक है। काफी आसान था ये। नेक्स्ट पे आते हैं। Who among the following Indian writers was the first recipient of Sahitya Academy Award for English Fiction? Important यहाँ पे आपको नोट करना है, इंग्लिश फिक्शन, ठीक है। जिनको इंग्लिश फिक्शन के लिए मिला है साहित्य अकादमी, फर्स्ट टाइम था, जो पहले रेसिपिएंट है, जिनको सबसे पहले दिया गया। आर के नारायण, महाश्वेता देवी, विक्रम सेठ या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, गीतांजलि के लिए। विक्रम सेठ को भी मिला है, किसके लिए? द गोल्डन गेट के लिए, गोल्डन गेट के लिए। आर के नारायण को भी मिला है द गाइड के लिए, ठीक है। आर के नारायण को भी मिला है द गाइड के लिए। गाइड की बात हमने कर ली थी, जिसको अवार्ड भी मिला और जिससे मूवी बनी है, देवानंद की मूवी, जिसको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। महाश्वेता देवी को भी मिला है, लेकिन किसी बंगाली नॉवेल के लिए, इंग्लिश फिक्शन के लिए नहीं मिला है, तो ये चली गई, ठीक है। आर एन टैगोर भी चले गए। साहित्य अकादमी की बात हो रही है तो 2 ही ऑप्शन बच गया, आर के नारायण और विक्रम सेठ। अब किसको पहले मिला है, क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो पहले मिला था आर के नारायण को, तो ये हो जाएंगे हमारा आंसर। तो इनको इंग्लिश फिक्शन के लिए सबसे पहले साहित्य अकादमी दिया गया था, द गाइड के लिए। आते हैं इसके थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। So one is first major award in 1960 for the guide, ठीक है। इनको कब मिला था? 1979 में। एक तो बाद में भी मिला है और बंगाली के लिए मिला, इंग्लिश के लिए नहीं मिला है, ठीक है। विक्रम सेठ को और भी बाद में मिला है, इंग्लिश के लिए तो मिला है लेकिन बहुत बाद में मिला। पहले किसको मिला? आर के नारायण को, और बाद में मिला विक्रम सेठ को। इनको नोबेल मिला था गीतांजलि के लिए, which was the first non-European and the first lyricist to win the Nobel Prize in Literature, ठीक है, पहली नॉन यूरोपियन थी और पहली लिरिसिस्ट थी। सो ये था इनका अचीवमेंट। आते हैं अगले सवाल पर। A farce is an exaggerated form of which of the following? फार्स इनमें से किसका एग्जैजरेटेड फॉर्म है, मतलब बहुत ज्यादा करके, उसको ओवर द टॉप करके, कौन सा है वो, किसका है वो? कॉमेडी का है, ट्रेजी कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजेडी। कॉमेडी में क्या होता है? जहां ह्यूमर होता है, ह्यूमर होता है। ट्रेजी कॉमेडी में क्या होता है? कॉमेडी भी होती है और ट्रेजेडी भी होती है, किसी कैरेक्टर के साथ कुछ ट्रेजेडी हो जाती है, कुछ अच्छा नहीं होता, और कॉमेडी भी होती है, दोनों होता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रेजी कॉमेडी, ठीक है। रोमांस हमने डिस्कस किया था, जहाँ एक क्वेस्ट होता है हीरो का, और हीरो बहुत ब्रेव होता है, वो चैलेंजेस को ओवरकम करता है, कभी कभी लव इंटरेस्ट होता है और कभी नहीं भी होता है। ट्रेजेडी क्या होता है? जब हमेशा कुछ बुरा होता है लास्ट में,
ऐसा कुछ होता है तो उसको हम ट्रेजेडी कहते हैं, ठीक है। तो फार्स किसका एग्जेजरेशन है, वो है कॉमेडी का। सो कॉमेडी विल बी आवर आंसर। So in the strictest academic terms, a romance is a narrative genre in literature that involves a mysterious, adventurous, or spiritual storyline where the focus is on the quest that involves bravery and strong values, not always a love interest. ठीक है। फार्स क्या होता है, फिर फार्स को थोड़ा देख लेते हैं। A farce is a literary work that contains ridiculous plots, exaggerated characters and over the top situations for comic effect, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शंस देख के हमको क्या लग रहा है, मस्ट, शुड, वुड, कैन, ये सब क्या है, मॉडल्स हैं। तो अगेन हमें एक क्वेश्चन मिल गया है मॉडल्स पे, मतलब ये फिर से ग्रामर से आ रहा है। सो डैश यू लेंट मी योर मोबाइल फोन प्लीज। लेंड मतलब उधार देना, जब हम उधार लेते हैं तो क्या बोलते हैं, बोरो, और जब आप उधार देते हो तो क्या बोलते हो, लेंड, ठीक है। प्लीज, प्लीज मतलब इंटेंसिफाई कर दिया गया है सेंटेंस को, इंटेंस बना दिया गया है। तो बेसिकली तो हम कैन का यूज करते हैं ना, क्या तुम दे सकते हो अपना फोन। मस्ट मतलब तुमको देना ही पड़ेगा। जब आप प्लीज बोल रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो लाइक तुमको देना ही है, इस तरह का सेंस, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। तो मस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हें देना चाहिए ऐसा सेंस भी नहीं आता। कैन भी हम लगा सकते हैं जब हम कुछ मांगते हैं किसी से, लेकिन जब हम ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, कुड या फिर वुड का, ठीक है। कुड वुड दोनों का हम यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास कुड का ऑप्शन नहीं है तो हम किसको लेंगे, वुड को। वुड यू लेंड मी योर मोबाइल फोन प्लीज, ठीक है। Next question we are having Laya, after which lyric primarily a song is actually. Laya क्या है, a stanza type, arrangement of tune, a musical instrument or a musical composition. लायर कुछ याद आ रहा है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ग्रीक गॉड्स को, अपोलो के बारे में डिस्कस किया था कि वो जो है इज अ गॉड ऑफ म्यूजिक, ठीक है। और उनके पास क्या होता है, एक लायर, एक वीणा होती है जो ये दर्शाता है कि वो गॉड ऑफ म्यूजिक है, ठीक है। तो लायर मतलब क्या होता है, वीणा, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। फाइन, आते हैं अगले सवाल पर। Dash by Vikram Seth is based on Charles Johnston's translations of Alexander Pushkin's Eugene Onegin 1833 में जो थी। तो कौन सी है ये, फ्रॉम हेवन लेक, द गोल्डन गेट, ऑल यू हु स्लीप टुनाइट और अ सूटेबल बॉय। पूछा जा रहा है कि कौन सी विक्रम सेठ की नॉवेल है जो किस पे बेस्ड है, चार्ल्स जॉनसन के ट्रांसलेशन पे बेस्ड है, जो किसके बारे में है, एलेक्जेंडर पुश्किन यूजिन ओनगिन के बारे में। तो ये कौन सी नॉवेल है जिसके बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा है, बहुत प्रोमिनेंट है, तो उसके बारे में कुछ तो स्पेशल होगा, है ना। थोड़ा अगर हम लॉजिक लगाएं तो विक्रम सेठ को क्या मिला था, साहित्य अकादमी मिला था, है ना, 1988 में आई गेस। तो किसके लिए मिला था, द गोल्डन गेट के लिए। तो हमारा आंसर भी यही है। अगेन ये क्वेश्चन द गोल्डन गेट पे, आप देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस जो है विक्रम सेठ पे हैं, गोल्डन गेट पे हैं। तो ये सब आपको ठीक से अच्छे से कर लेना है। और यहाँ पे ये जो सारे ही नॉवेल्स हैं वो सब किस पे हैं, किसके हैं, ये सारे ही विक्रम सेठ के हैं, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट, जो कि इनकी फर्स्ट नॉवेल थी, ठीक है। ये पोइट भी थे और नॉवेलिस्ट भी थे। द वर्क इज अ नॉवेल इन वर्ड्स composed of 590 ओनजिन स्टैंजास, जिसका राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी सी सी डी डी ई एफ एफ ई जी जी, ठीक है। यही जो पैटर्न होता था किसका होता था, यूजीन ओनजिन का होता था। सो बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
Who among the following poets chose his own epitaph? Here lies one whose name was written in letter. So epitaph होता क्या है? First of all, एपिटाफ वो कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक मरे हुए इंसान के बारे में लिखे होते हैं, बेसिकली इंस्क्राइब किए होते हैं पत्थर पे, बेसिकली टूम वगैरह पे लिखे होते हैं, है ना। तो पूछा जा रहा है ये जो लाइन्स है वो किसी पोएट ने अपने बारे में खुद ही चूज किया था कि ये वाली लाइन लिखना मेरे टोम पे, ठीक है। तो वो कौन सा पोएट था? Who among the following poets chose his own epitaph? Here lies one whose name was written in water. इनके बारे में एक और चीज है कि इन्होंने ये भी कहा था कि उस पे डेट और नेम मेंशन मत करना, और इनके बारे में एक और चीज है कि इनकी डेथ जो है वो टीबी से हुई थी, ट्यूबरक्यूलोसिस। और इनके बारे में एक और चीज है कि उनकी जो डेथ है वो 25 साल की आयु में हो गई थी। तो कौन है ये? और जिन्होंने एंडीमियन भी लिखी है, और जिन्होंने और क्या जो जिनको वर्शिपर ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है, तो ये कौन है? सो ही इज नन अदर देन जॉन कीट्स, जिसके बारे में हमने काफी पढ़ लिया अभी तक। सो बहुत ही हृदय विदारक, पॉइग्नेंट है उनकी जो डेथ है, वो काफी परेशान थे अपने लास्ट टाइम पे। तो ये लाइंस ये उन्होंने पहले से ही कह दिया था। So John Keats died in Rome on 23rd Feb 1821. His body was buried in the city's Protestant cemetery. His last request was to be placed under a tombstone bearing no name or date, only the words, "Here lies one whose name was written in water." ठीक है? Now come to the next question. Choose the correct passive form of the sentence given below. Again आपको क्वेश्चन आ गया है वॉइस से, आपको चूज करना है पैसिव फॉर्म, मतलब सेंटेंस किस में दिया गया है? एक्टिव में, ठीक है। ये तो आपको पहले से बता दिया गया है, मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको ना भी बताया हो कि सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का, तो आपको उसको कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। सो क्या है सेंटेंस? वाई डिड योर अंकल राइट सच अ स्पीच? ये हमारे पास है सेंटेंस एक्टिव का। डिड, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? वर्ब पे, जो हमें इसका टेंस बताएगा। तो डिड का हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट में, ठीक है। और जब इसका पैसिव बनेगा तो वो कहाँ चेंज होता है? वॉज वर्ब में। जैसा भी सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर हो जाएगा, ठीक है। तो वॉज कहाँ कहाँ पे है पहले तो ढूंढ लेते हैं। फर्स्ट में वॉज है, सेकंड में है, हो सकता है। थर्ड में कहीं भी वॉज नहीं है, नहीं होगा। फोर्थ में कहीं भी वॉज नहीं है, नहीं होगा, ठीक है। पहले तो हमने यहीं पे एलिमिनेट कर लिया दो। और क्या आपको मिलना चाहिए? वाई डिड, वाई है तो वाई रहेगा, जो कि सब में ही है, ठीक है। वॉज भी रहेगा। क्या लिखा? सच अ स्पीच, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, जो कि दोनों में ही है, ठीक है। राइट यहाँ पे वर्ब है, जो पैसिव में जाएगा तो V3 में आना चाहिए। अगर V3 नहीं है तो पैसिव नहीं है, ठीक है। पैसिव की पहचान है V3। पहले वाले में हमारे पास V3 नहीं है, इसलिए पहला वाला भी चला गया। आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड वन। Why was such a speech written by your uncle? अब यहाँ पे your uncle क्या था? यहाँ पे सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। हमको V3 मिल गया, हमको Y मिल गया। फाइन, काफी आसान था, आई गेस सबने ये कर लिया होगा फटाफट। चलो आते हैं अब इस वीडियो के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है I have loved the principles of beauty in all things. Which of the following poets wrote this? अगेन ब्यूटी की बात आई है। ऑप्शन हमारे पास क्या है? ई ए पो। ई ए पो कौन है? एडगर एलन पो। सेकेंड इज लॉर्ड बायरन, थर्ड इज रॉबर्ट साउदी, एंड फोर्थ इज जॉन कीट्स। जॉन कीट्स का तो पता है हमको अच्छे से, ये कि रोमांटिक पोएट है ना। रॉबर्ट साउदी भी रोमांटिक पोएट है और लॉर्ड बायरन भी रोमांटिक पोएट है।
और इन तीनों में कॉमन क्या है, ये तीनों इंग्लिश है, इंग्लिश पोइट्स है। फिर यहाँ पे ई ए पो, एडगर एलन पो का ऑप्शन हमारे पास क्यों दिया गया है, ये तो अमेरिकन पोइट थे, क्योंकि ये भी सेंट्रल फिगर थे रोमांटिसिज्म के, इसलिए इनको भी यहाँ पे दे दिया गया है आपका नॉलेज चेक करने के लिए, है ना। तो है सारे रोमांटिक्स, लेकिन ये अमेरिकन है और ये बाकी के तीन इंग्लिश है। सो कौन है जो बोलता है कि आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स। अभी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि somebody इज अ वर्शिपर ऑफ ब्यूटी, वो कौन है जो ब्यूटी का वर्शिपर है, तो वो है अगेन हमारे पास जॉन कीट्स। ठीक है, तो जॉन कीट्स पे बहुत सारे क्वेश्चन थे, मुझे लगता है कि आपका तो जॉन कीट्स बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया है, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको स्टिल मैं थोड़ा सा बड़े स्क्रीन पे आ जाती हूँ। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस हुए खत्म, तो मुझे लगता है अभी आपको और जॉन किट्स करने की जरूरत नहीं है, काफी हो गया। और क्योंकि अभी और 2016 और 14 का पेपर करना भी बाकी है, तो मुझे लगता है कि आपका पूरा यहीं पे डिस्कशन, रिवीजन एंड सिलेबस कंप्लीशन सब हो जाएगा। सो मिलते हैं अब अगली वीडियो पे, तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को बार बार देखते रहो, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। सो टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट।